हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2 जिसमें सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। तो यहाँ पर कहा गया है कि दो कस्टमर हैं जो ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक किसी एक शॉप में विजिट करते हैं एंड ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। और ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक वो किसी भी एक दिन उस शॉप के अंदर जा सकते हैं। अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे, कि जो दोनों कस्टमर हैं वो उस शॉप के अंदर सेम डे पर जाते हों या फिर कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव डे मीन्स कि अगर पहले दिन कोई कस्टमर उस शॉप के अंदर गया तो दूसरा कस्टमर उससे नेक्स्ट डे या उसके पहले वाले दिन उस शॉप में जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है ट्यूसडे से सैटरडे तक, तो आप मानकर चलिए कि अगर एक कस्टमर ट्यूसडे को उस शॉप में गया तो दूसरा कस्टमर उसमें जाएगा वेडनेसडे को। या फिर जैसे कि अगर एक कस्टमर उसमें जाता है फ्राइडे को तो दूसरा कस्टमर उसमें जाएगा सैटरडे को। और फिर थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि डिफरेंट डेज, कि जो कस्टमर्स हैं दोनों वो डिफरेंट डेज यानी कि अलग अलग दिनों में उस शॉप के अंदर जाते हों। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें बताना था सेम डे का और थर्ड पार्ट में बताना है डिफरेंट डेज, यानी कि ये दोनों ही इवेंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे। तो अब अगर हम बात करें इसके सैम्पल स्पेस की, तो जैसे कि हमें कहा गया है कि जो कस्टमर हैं वो ट्यूसडे से सैटरडे तक उस शॉप के अंदर जा सकते हैं। तो इसका सैम्पल स्पेस लिखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं कि पहला कस्टमर उस शॉप के अंदर जाए ट्यूसडे को और दूसरा कस्टमर जो है वो उस शॉप के अंदर वो भी ट्यूसडे को ही जा सकता है। या फिर अगर हम बात करें कि पहला कस्टमर उस शॉप के अंदर जाता है ट्यूसडे को तो दूसरा कस्टमर वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को, इसी तरह से फ्राइडे को या फिर सैटरडे को। यानी कि हमने यहाँ पर पहले कस्टमर के लिए एक दिन को फिक्स कर दिया है दैट इज ट्यूसडे और सेकंड कस्टमर के लिए अलग अलग पॉसिबल डेज यहाँ पर लिखे हैं ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक। तो इस तरह से ये हो गए हैं 5 आउटकम्स। और अगर हम यहाँ पर पहले कस्टमर के लिए ट्यूसडे की जगह पर वेडनेसडे को फिक्स कर दें, यानी कि हम ये मानकर चलें कि ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट कस्टमर है वो वेडनेसडे के दिन उस शॉप में जाए, तो उसी के साथ साथ दूसरा कस्टमर उसके लिए फिर से हम ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक सभी पॉसिबल आउटकम्स को लिख सकते हैं। वेडनेसडे के साथ पहले ट्यूसडे, फिर अगेन वेडनेसडे, देन थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे एंड देन सैटरडे। और आगे फिर से अगर हम इसको चेंज करें तो हो सकता है जैसे कि पहला कस्टमर पहले हमने उसके लिए डे फिक्स किया है ट्यूसडे का, देन वेडनेसडे का, बट हो सकता है कि वो थर्सडे के दिन उस शॉप में जाए। तो थर्सडे के दिन अगर पहला कस्टमर शॉप के अंदर जाता है तो दूसरे कस्टमर के लिए फिर से हम ट्यूसडे से लेकर और सैटरडे तक कोई भी एक दिन लिख सकते हैं। बट अगर फर्स्ट कस्टमर फ्राइडे के दिन उस शॉप में जाता है तो उसके साथ सेकंड कस्टमर फिर से ट्यूसडे से लेकर और सैटरडे तक किसी भी दिन उस शॉप में जा सकता है। या अगर पहला कस्टमर सैटरडे को उस शॉप में गया तो दूसरा कस्टमर जो है वो अगेन ट्यूसडे से लेकर और सैटरडे तक किसी भी दिन में उस शॉप के अंदर जा सकता है। तो अब अगर हम इनको काउंट करें कि टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर हैं, तो आप यहाँ पर इनको काउंट कर सकते हो कि ये हैं 5 आउटकम्स। जब हमने फर्स्ट कस्टमर के लिए ट्यूसडे को फिक्स किया और सेकंड कस्टमर के लिए ट्यूसडे से सैटरडे तक सभी डे को लिख दिया है। अगेन ये भी 5 आउटकम्स हैं जब हमने फर्स्ट कस्टमर के लिए वेडनेसडे को फिक्स किया और सेकंड कस्टमर के लिए ट्यूसडे से सैटरडे तक सभी डेज को लिख दिया है। इसी तरह से 5 आउटकम्स ही इसमें होंगे, 5 आउटकम्स ही इसमें भी हो जाएंगे और 5 आउटकम्स इसमें होंगे। तो यानी कि आप काउंट कर सकते हो इनको कि 5 देन 5 यानी कि 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 5 20 और सबसे लास्ट में 20 प्लस 5 25। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 25 आउटकम्स हो जाएंगे इसके सैम्पल स्पेस में। तो हमें लिखना होगा कि देयर आर अ टोटल ऑफ 5 डेज।
ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक अगर आप काउंट करते हो तो ये होते हैं 5 दिन। एंड श्याम यानी कि जो पहला कस्टमर है कैन गो टू द शॉप इन 5 वेज। तो उन 5 दिनों में से किसी भी दिन में वो उस शॉप के अंदर जा सकता है। और इसी तरह से एकता यानी कि जो सेकंड कस्टमर है कैन ऑल्सो गो टू द शॉप इन 5 वेज, और वो भी उन 5 में से किसी भी दिन उस शॉप के अंदर जा सकती है। Therefore, total number of outcomes that is 5 multiply 5 यानी कि 25। और अभी ये सभी मैंने आपको लिखकर भी दिखाए थे कि जो इसके सैंपल स्पेस में आउटकम्स बनेंगे वो हो जाएंगे टोटल ही 25। अब अगर उन 25 में से हमें उन आउटकम्स को काउंट करना है जब वो दोनों कस्टमर सेम डे में उस शॉप के अंदर गए थे, सो दे कैन रीच ऑन द सेम डे इन 5 वेज। तो वो 5 अलग अलग आउटकम्स ऐसे बनेंगे कि जब दोनों कस्टमर एक ही दिन उस शॉप के अंदर गए हों। जैसे कि हो सकता है दोनों कस्टमर ट्यूसडे को या वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को या फ्राइडे को या फिर सैटरडे को उस शॉप के अंदर गए हों। तो आप देख सकते हो कि 25 में से ये 5 आउटकम्स ऐसे हैं जब दोनों कस्टमर एक ही दिन पर उस शॉप के अंदर गए थे। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, probability of the event that both will reach on the same day is 5/25, जिसको सिंप्लीफाई करके आप 1/5 लिख सकते हो। अब इसके बाद हमें इसके सेकंड पार्ट में बताना है कि वो कस्टमर्स कॉन्जिक्यूटिव डेज में उस शॉप के अंदर गए हों। तो जैसे कि हमें पता है कि टोटल 5 डेज हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हो सकता है पहला कस्टमर उस शॉप के अंदर ट्यूसडे को जाए और सेकंड कस्टमर उसी के अगले दिन यानी कि वेडनेसडे को उस शॉप के अंदर गया हो। तो इस तरह से यहाँ पर एक इवेंट आ जाएगा ट्यूसडे वेडनेसडे। बट इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पहला कस्टमर है वो वेडनेसडे को उस शॉप में गया हो और जो सेकंड कस्टमर है वो उसके पहले दिन यानी कि ट्यूसडे को उस शॉप में गया हो। वेडनेसडे और ट्यूसडे के हम 2 पेयर बना सकते हैं कि पहला कस्टमर ट्यूसडे को और दूसरा कस्टमर वेडनेसडे को, या पहला कस्टमर वेडनेसडे और दूसरा कस्टमर ट्यूसडे को उस शॉप के अंदर गया हो। तो इस तरह से यहाँ पर 2 आउटकम्स बन गए हैं और यही हम 2 आउटकम्स बना सकते हैं फिर वेडनेसडे थर्सडे एंड थर्सडे वेडनेसडे के लिए। अगेन फिर 2 आउटकम्स बन जाएंगे थर्सडे फ्राइडे एंड फ्राइडे थर्सडे। फिर अगेन 2 आउटकम्स बन जाएंगे फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे फ्राइडे। तो आप अगर यहाँ पर अब इनको काउंट करते हो तो ये टोटल 8 आउटकम्स हो जाएंगे। अब हम इसमें सेकंड पार्ट में लिख सकते हैं कि दे कैन रीच ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज इन 8 वेज, कि वो अलग अलग 8 आउटकम्स ऐसे होंगे कि वो कॉन्जिक्यूटिव डेज में उस शॉप के अंदर गए हों। ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, इसी तरह से वेडनेसडे थर्सडे एंड थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे एंड थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे और फ्राइडे। तो ये टोटल 8 आउटकम्स हैं। तो इसलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/25। अब इसके थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट दे बोथ विल रीच ऑन डिफरेंट डेज। और फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट किया था सेम डे की प्रोबेबिलिटी। तो सेम डे एंड डिफरेंट डेज ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर हमें डिफरेंट डेज वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम सेम डे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी को यानी कि 1/5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से। और इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लेंगे इनका एलसीएम जो कि आएगा 5, देन 5 की मल्टीप्लाई 1 से एंड -1, तो ये आ जाएगा 4/5 के इक्वल। इसके बाद सम नंबर 2, इसमें कहा गया है अ डाई is numbered in such a way that its faces show the number 1, 2, 2, 3, 3 and 6। जैसे कि आप सभी जानते हो कि डाई के ऊपर नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बट यहाँ पर कहा गया है कि इस डाई के ऊपर नंबर हैं 1, 2, 2, 3, 3 एंड 6, यानी कि उसके ऊपर 4 एंड 5 नहीं लिखे हुए हैं। इट इज थ्रोन 2 टाइम्स, और इस डाई को 2 बार थ्रो किया गया एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रो इज नोटेड। और उन दोनों थ्रो में डाई के ऊपर जो नंबर्स आए हैं
उनका टोटल स्कोर यानी कि उनका सम नोट किया गया है। हमें कहा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच गिव्स अ फ्यू वैल्यूज ऑफ द टोटल स्कोर ऑन द टू थ्रो। तो दोनों बार के थ्रो करने में डाई के ऊपर जो नंबर आए हैं उनका टोटल स्कोर इस टेबल में हमें दिया गया है और इस टेबल को हमें उसी टोटल स्कोर के बेस पर कंप्लीट करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन, कि उन दोनों के ऊपर जो नंबर आया है उस नंबर का सम एक इवन नंबर हो, या फिर उन दोनों का सम एक 6 के इक्वल आया हो, या उन दोनों का जो सम है वो एटलीस्ट 6 मीन्स कम से कम 6 या 6 से ज़्यादा किसी भी नंबर के इक्वल हम उसको ले सकते हैं। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि डाई के ऊपर नंबर हैं 1, 2, 2, 3, 3 एंड 6। तो उस टेबल में एक बार उन सभी नंबर को लिखा गया है वर्टिकली एंड एक बार हॉरिजॉन्टली। तो अगर हम लिखते हैं इनका टोटल स्कोर यानी कि इनका सम, तो देखिए इनका टोटल स्कोर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 + 1 is 2, then 1 + 2 is 3, again 1 + 2 is 3 and 1 + 3 is 4, 1 + 3 is again 4 and 1 + 6 is 7। then इसके बाद 2 + 1 is 3, then 2 + 2 is 4, 2 + 2 again 4, 2 + 3 5, 2 + 3 again ये आ जाएगा 5 एंड 2 + 6 ये इक्वल हो जाएगा 8 के। तो इसी तरह से हम यहाँ पर वर्टिकली नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टली नंबर्स को ऐड करके इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो कि ये टोटल 36 आउटकम्स यहाँ पर इस टेबल में आ गए हैं। तो हमें जिस इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी बतानी होगी हम उसको 36 में से ही बताएंगे। तो अब पहला इवेंट जो यहाँ पर है, टोटल टाइम्स व्हेन द सम इज इवन। हमें यहाँ से वो आउटकम्स काउंट करने हैं कि जब उन दोनों के ऊपर जो नंबर आया है उनका जो सम है, उनका जो टोटल है वो एक इवन नंबर हो। तो अब हमें यहाँ से इन सभी नंबर्स में से इवन नंबर्स को काउंट करना है। तो इवन नंबर्स यहाँ पर हैं, जैसे कि ये एक नंबर ये हो गया, फिर यहाँ पर ये भी इवन है और ये भी। तो इस तरह से ये आ गए हैं 3 नंबर्स। फिर 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। आप देख सकते हो कि इन 36 में से 18 नंबर्स ऐसे हैं जो कि इवन हैं। तो इसलिए इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/36, जिसको सिंप्लीफाई करके आप 1/2 भी लिख सकते हो। अब इसी के बाद इसके सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऐसे इवेंट की कि जब उन दोनों के ऊपर जो नंबर्स आए हैं उनका सम इक्वल हो 6 के। तो अब हमें यहाँ से काउंट करना है 6 को। तो 6 यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 टाइम्स, यानी कि टोटल 4 बार ऐसा हुआ कि उन दोनों के ऊपर जो नंबर्स आए हैं उनका सम 6 के इक्वल है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36, जिसको सिंप्लीफाई करके आप 1/9 भी लिख सकते हो। अब इसी का थर्ड पार्ट, टोटल टाइम्स व्हेन द सम इज एटलीस्ट 6, कि कम से कम तो 6 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 9, 10, 11 या 12 तक भी वो हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रेटर देन 5 यानी कि 5 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं उन सभी को हमें यहाँ पर काउंट करना होगा। तो 5 से ग्रेटर में 6 भी आएगा और 6 से बड़े जितने नंबर हैं वो सब भी उसी में आ जाएंगे। तो इनमें से सबसे पहले जो नंबर हमारे पास आएगा तो ये हो जाएगा 1, ये 6 से बड़ा है। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये हमने सारे वो नंबर्स काउंट किए हैं जो 6 भी हैं या 6 से ग्रेटर भी हैं।
तो ये हमने काउंट किए हैं टोटल 15, इसलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/36, जिसको आप सिंप्लीफाई करके 5/12 भी लिख सकते हो। इसके बाद सम नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल। तो कहा गया है कि एक बैग के अंदर रेड कलर की 5 बॉल्स हैं और कुछ उसके अंदर ब्लू कलर की बॉल्स भी हैं, बट कितनी ब्लू बॉल्स हैं ये उसमें नहीं कहा गया, तो हम उनको लेट कर सकते हैं x। तो इस तरह से उस बैग के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी 5 + x। आगे हमें कहा गया है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है दैट ऑफ अ रेड बॉल, यानी कि ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी के डबल है, यानी कि उसके 2 टाइम्स है। तो हमें इसमें डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, यानी कि उस x की वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x, नंबर ऑफ रेड बॉल ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था 5, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी x + 5। अब यहाँ पर रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो हम देख सकते हैं कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि टोटल 5 रेड बॉल हैं एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल उस बैग के अंदर है x + 5, तो इस तरह से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/x + 5। और अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी को, तो ब्लू बॉल हम खुद लेट करके चले हैं x एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं x + 5, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x/x + 5। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें कहा गया है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि जो x/x + 5 है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के 2 टाइम्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी के इक्वल में लिख देंगे। और यहाँ से जो इक्वेशन बनी है, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसको सोल्व करके हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 5 = 10 और x + 5 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में। इसी तरह से इस x + 5 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर इस x के साथ में। तो जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे इस x + 5 को, तो ये बन जाएगा x × x यानी कि x का स्क्वायर एंड x × 5 यानी कि 5x। और लेफ्ट हैंड साइड में जब हम 2 × 5 यानी कि 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 के साथ, तो ये बन जाएगा 10 × x यानी कि 10x एंड 10 × 5 यानी कि 50। और राइट हैंड साइड में है x² + 5x। अब यहाँ पर इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है x² को एज इट इज, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद है 5x एंड देन इस 10x को भी हम माइनस में 5x के पास ही लिख देंगे। और उसके बाद जो 50 है ये 50 भी उधर ही चला जाएगा माइनस में। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 0। तो अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे x² देन 5 - 10 यानी कि -5x एंड देन -50। और जो 0 लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है आप इसको चाहो तो राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x² - 5x - 50 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यानी कि इसको फैक्टराइज करने के लिए कोई 2 नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तब -5 आ जाए, और अगर हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो -50 आ जाए। तो ऐसे नंबर्स होंगे 10 और 5 कि अगर आप 5 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास -5 आ जाएगा, और अगर आप 5 को और -10 को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास -50 आ जाएगा। तो अब हम इस -5x को ब्रेक कर सकते हैं -10x + 5x में। तो यहाँ पर हमने इस तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड यूज़ किया है। अब यहाँ पर x² - 10x इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं x को, और ये बचेगा x - 10। इसके बाद इसी तरह से जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं उनमें से हम कॉमन ले सकते हैं 5 को, और यहाँ भी बचेगा x - 10।
तो इसके बाद x माइनस टेन को इन दोनों में से ही कॉमन लेकर हम लिख देंगे बाहर, और एक दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे x प्लस 5 को। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे 0 से, तो जब x माइनस टेन को 0 के इक्वल रखा जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10, और जब x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखा जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5। बट x हमने माना था नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स को, जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पर -5 को हम आंसर नहीं मानेंगे। तो जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा x इक्वल्स टू 10। However, the number of balls cannot be negative, hence number of blue balls equals to 10, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक दूसरा मेथड और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 10, और इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x प्लस 5, और राइट हैंड साइड में है हमारे पास x डिवाइड बाय x प्लस 5। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो आप x प्लस 5 से x प्लस 5 को डिवाइड कर दोगे तो भी आपके पास x की वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाएगी 10। तो तब वहाँ से भी आप लिख सकते हो कि जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं वो है 10, या फिर आप इसको इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसके बाद सम नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स। एक बॉक्स के अंदर टोटल 12 बॉल्स हैं, जिसमें से x हैं ब्लैक कलर की और बाकी जो बचेंगी वो किसी दूसरे कलर की हो जाएंगी। इफ़ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो हमसे कहा गया है कि अगर उस बॉक्स में से कोई भी एक बॉल निकाली जाए तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक ब्लैक बॉल है। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 12 एंड x जो है वो ब्लैक कलर की बॉल है, तो इसलिए ब्लैक कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x बाय 12। आगे इसमें कहा गया है इफ 6 मोर ब्लैक बॉल आर पुट इन द बॉक्स, यानी कि अगर उस बॉक्स के अंदर 6 ब्लैक कलर की बॉल्स और रख दी जाए, तो इसका मतलब अब ये है कि जैसे कि पहले वहाँ पर टोटल 12 बॉल्स थी, तो अब वहाँ पर हो जाएंगी 18 बॉल्स, क्योंकि उसमें 6 बॉल्स और ऐड कर दी गई हैं। और पहले जो पहले ब्लैक कलर की बॉल थी वो थी x, और उसी में 6 ब्लैक बॉल और ऐड की गई हैं, तो अब ब्लैक कलर की जो बॉल्स हैं वो हो जाएंगी x प्लस 6। और हमें कहा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, कि अब जो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो डबल होगी व्हाट इट वाज बिफोर, ये पहले वाले प्रोबेबिलिटी के डबल के इक्वल हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स टू 12, जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था, एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल्स टू x, ये भी स्टेटमेंट में ही गिवन है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी x बाय 12। अब जब उस बॉक्स के अंदर 6 ब्लैक बॉल्स और रख दी गई हैं, तो जो टोटल बॉल पहले 12 थी वो तो हो जाएंगी 12 प्लस 6 यानी कि 18, और जो ब्लैक बॉल पहले x थी वो हो जाएंगी x प्लस 6। और अब अगर हम ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो वो हो जाएगी x प्लस 6 डिवाइड बाय 18। और जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि अब सेकंड केस में जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आई है वो पहले वाली प्रोबेबिलिटी के डबल के इक्वल है, तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे जहाँ पर हम लिखेंगे कि x प्लस 6 बाय 18 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x बाय 12। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर 2 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, और ये यहाँ पर इससे डिवाइड हो जाएगा 6 पर, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पर इस 2 को x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो किसी भी तरीके से इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा 6 पर। फिर ये जो 6 है ये 6 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, और हम इस 6 से इस 18 को डिवाइड कर देंगे 3 पर, और अब ये 3 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ मल्टीप्लाई में। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 3 इंटू एक्स यानी कि 3x,
और राइट हैंड साइड में सिर्फ बचेगा x प्लस 6। अब इसके बाद हम x की टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में जो x लिखा हुआ है उसको लेकर आएंगे इस 3x के पास, एंड 3x माइनस x इज 2x। अब इसके बाद इस 2 से उस 6 को डिवाइड कर दिया जाएगा, एंड 6/2 इज 3। तो इस तरह से यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है 3 के इक्वल। इसके बाद सम नंबर 5, अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। किसी जार के अंदर टोटल 24 मार्बल्स हैं। सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। उनमें से कुछ ग्रीन कलर के हैं और कुछ ब्लू कलर के हैं। हमें कहा गया है इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार। अगर उस जार में से कोई भी एक मार्बल निकाला जाए, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन इज़ 2/3। तो उसके ग्रीन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें स्टेटमेंट में ही दी गई है और वो है 2/3। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। तो हमें ये बताना है कि उस जार के अंदर उन 24 में से कितने मार्बल्स ब्लू कलर के हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल्स टू 24, जिनमें से कुछ हैं ग्रीन कलर के और कुछ हैं ब्लू कलर के। तो अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि 24 में से ग्रीन कितने हैं और ब्लू कितने हैं, तो हम यहाँ पर लेट करके चलेंगे कि लेट द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इज x, कि उन 24 में से हम ये मानकर चलते हैं कि 24 में से x मार्बल हैं ग्रीन कलर के। तो बाकी जो बचेंगे यानी कि 24 माइनस x, वो हम मानकर चलेंगे कि वो हैं ब्लू कलर के मार्बल्स। अब इसके बाद यहाँ पर गेटिंग अ ग्रीन मार्बल, तो यहाँ पर ग्रीन मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे कि स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन इज़ 2/3। तो ग्रीन मार्बल हम खुद लेट करके चले हैं x, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x/24। आपको यहाँ पर लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट गेटिंग अ ग्रीन मार्बल। आपको यहाँ पर लिखना है ग्रीन, कि ग्रीन मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी x/24। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे कि स्टेटमेंट में ही हमें कहा गया है कि ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो हम इसको 2/3 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको कंपेयर करने के लिए 24 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 3 से 24 डिवाइड हो जाएगा 8 पर, एंड देन 8 इंटू 2 इज 16। तो इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 16, और x हमने माना था ग्रीन मार्बल को, तो हम कह सकते हैं कि उस जार के अंदर जो ग्रीन मार्बल है वो है 16, और बाकी जो बचेंगे यानी कि 24 माइनस 16 वो हो जाएंगे ब्लू मार्बल। तो 24 माइनस 16 यानी कि 8 मार्बल वहाँ पर ब्लू कलर के हैं, और यही इस सम के अंदर हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थी एक्सरसाइज 15.2, और इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।